वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लास में दोस्त। और आज का लेक्चर बहुत प्यारा है। आपको पता ही है कि आपको जो 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का जो सीरीज है वह सीरीज का 9वां वीडियो है मेरे दोस्त, यानी कि लेक्चर नंबर 9 है मेरे दोस्त। आपको बता दें कि आपको पूरे फिजिक्स से किस तरह से क्वेश्चन आता है हरदम बताता हूँ हर लेक्चर में शुरू करने से पहले। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 20। इसमें से 10 क्वेश्चन जवाब देना है। तो यह 10 क्वेश्चन 10 में 10 कैसे कर पाओगे, उसी के लिए आपको 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर याद रखना। 100 वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। ये फिजिक्स का है, क्लास 12 का, बिहार बोर्ड के लिए मेरे दोस्त है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि, और इससे पहले मैं 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसका मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ क्लास 12 का केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब जाकर देख सकते हो टोटल वीडियो को। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये लेक्चर नंबर 9 है। चलिए लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं। तो लेक्चर नंबर 9 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है? सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखें। यानी कि जो विद्युत आवेश है उसके गुण क्या है। हर एक चीज का गुण होता है, जैसे आप में भी कुछ गुण होगा, उसी प्रकार से विद्युत आवेश का गुण क्या है। चलिए गुण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आवेश क्या होता है, सबसे पहला गुण है कि आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न विनाश कर सकते हैं। आई मीन आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। दूसर का पॉइंट है, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण क्या है? यह मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं। क्वांटमीकरण होता है पूर्ण या आवेशों का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। तो आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। साथ में समान आवेशों के बीच विकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यह 3-4 पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। और आगे भी लिख सकते हो, जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश के गुण क्या है? ऐसे दो गुण पूछा, मैं 3 गुण लिखा। सबसे पहले आवेश संरक्षित होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है, समान आवेशों में विकर्षण, यानी कि प्लस प्लस रहेगा। देखो लड़की लड़की में विकर्षण होता है, आपको पता है, प्लस प्लस रहेगा तो दूर भागेगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो दूर भागेगा, यानी कि इसमें विकर्षण होगा, यानी कि दूर भागेगा। और असमान आवेश मतलब हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर ऐसा रहे तो इसमें आकर्षण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इसमें आकर्षण होता है और इसमें विकर्षण होता है। याद रखना मेरे दोस्त, असमान आवेशों में, यहाँ पे देखो समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण होता है, समान आवेशों में विकर्षण, और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है ना। यह मौलिक गुण है। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखो 2012 के बाद 14 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन आपसे पूछता है 2 नंबर का, सॉरी 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुण क्या है? देखो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय के गुण आपसे एग्जाम में पूछता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुण क्या है? और यह ऑलरेडी आपको 1997, 2014 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे मित्र। आपको बता दें यह बहुत प्यारा है कि यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। जो प्रतिचुंबकीय होता है, यह चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से, कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट 82 नंबर का, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपका जो गुण क्या है? तो सबसे पहला गुण होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है यह दुर्बलता से प्रतिकर्षित होता है। दुर्बल रूप से यानी कमजोर रूप से प्रतिकर्षित, ठीक है ना, कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तीव्रता ऋणात्मक होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होती है? तीव्रता ऋणात्मक। भाई इतना सटीक आंसर सिर्फ आपको केकेजी क्लासेस में मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है उसकी दुर्बलता? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो होता है दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, साथ में इसकी तीव्रता ऋणात्मक होती है। इतना तो आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। आगे चलिएगा और फटाफट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे दोस्त आप लोग के लिए नोट्स एक बनाया गया जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आंसर के साथ मिलेगा 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इतना आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर इतना पढ़ लेते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उससे 90% प्लस कर सकते हो आप इजी तरीका से। और इतना इतना क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का पढ़ोगे तो आराम से 430 450 तक कर सकते हो इजी तरीका से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अनुरूप संकेत से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 2011 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। अनुरूप संकेत क्या है, या इनलॉन्ग, इनलॉन्ग संकेत क्या है? इनलॉन्ग कहे या अनुरूप कहे? अनुरूप से है इनलॉन्ग, बात हुई वहां। तो अनुरूप संकेत या इनलॉन्ग संकेत क्या है, इसको समझने के प्रयास करना।
तो बहुत इजी, एक लाइन का डिफिनेशन इसका बनेगा। कैसे? तो समय के साथ परिवर्तित होने वाला, समय के साथ बदलने वाला, समय के साथ परिवर्तित होने वाला विद्युत तरंगे को आप क्या अनुरूप संकेत या एनालॉग संकेत कहा जाता है। फिर से समझना, समय के साथ बदलने वाले विद्युत तरंगे, समय के साथ बदलने वाले विद्युत तरंग को हम लोग एनालॉग संकेत या यहाँ पे अनुरूप संकेत कहते हैं। भाई इससे इजी डिफिनेशन कहीं मिल सकता है क्या? बोले इससे इजी कभी नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, और इसमें कोई फिगर की जरूरत नहीं है। एनालॉग संकेत क्या है? याद रखना, समय के साथ बदलने वाले, समय के साथ बदलने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत तरंगे के एनालॉग संकेत कहा जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन था आपके लिए। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? भैया जी प्रकाश वर्ष, बहुत प्यारा, प्रकाश वर्ष क्या है? देखो, एक साल में यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हमको यह प्रकाश के, तो एक सेकेंड में प्रकाश की चाल तो सबको पता होता है, लेकिन एक सेकेंड में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने, मैं यहाँ पे बगल में लिखता हूँ, 3 गुने 10 पावर, यहाँ पे 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बेसिकली प्रकाश की चाल होता है पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि एक सेकेंड में। तो भैया आपको एक साल में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा, यानी कि एक सेकेंड में इतना दूरी तय कर रहा है, तो एक साल में कितना दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले हम एक साल में कितना सेकेंड होता है, चलो सेकेंड में बदलने के लिए हमको पहले दिन से शुरू करना होता है। तो याद रखना, एक साल में कितने दिन होता है? 365 दिन होता है, आपको पता है। ये दिन हो गए। अगर 365 दिन, अगर तो पूछेगा कितना घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर 24 से 365 में गुना कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा तो हमारा आ जाएगा एक साल में उतना घंटा आ जाएगा। तो पहले घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो 24 से गुना कर देंगे तो हमारा एक घंटा हो गया। 365 दिन होता है, अगर इसको घंटा में चेंज करना है तो 24 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। ये इतना घंटा एक साल में होता है, और गुना करके जितना भी है। अब घंटा को मिनट में चेंज करना है, तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, और इतना घंटा है, अगर उसको मिनट में चेंज करेंगे तो हमको 60 से गुना करना पड़ेगा। अब ये तीनों को गुना करने पर जितना वैल्यू आएगा, वो एक साल में उतना मिनट होता है, उतना मिनट होता है। ठीक है ना? अब देखो, मिनट को सेकेंड में बदलना है, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कि इतना मिनट में अगर सेकेंड में बदलना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा। अब इसके लिए गुना करके जितना वैल्यू आएगा एक साल में, ठीक है ना, एक वर्ष में, समय आ गया, एक वर्ष में कितना सेकेंड होता है? एक वर्ष में सेकेंड, सेकेंड कितना सेकेंड होता है? याद रखना, तीन सब गुना करेंगे, जितना वैल्यू आएगा एक साल में आपका सेकेंड आ जाएगा। और आपको पता है कि एक साल में जब सेकेंड प्राप्त हो गया, तो प्रकाश का दूरी से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। तो ये कहता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी के प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सिंपल बेस में एक प्रकाश वर्ष बराबर, देखो एक सेकेंड में प्रकाश का चाल है, ठीक है ना। अब इतना सेकेंड है एक साल में, क्योंकि 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 है ना, वही बात तो है। मैंने 365 से शुरू किया, बात वही हुआ, बस थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, डोपिंग क्या है? भैया जी डोपिंग, डोपिंग समझना है मेरे दोस्त, जब कोई हम क्या करते हैं, किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धि, जैसे कि हम कोई भी वस्तु में अगर एक उचित मात्रा में, जैसे हम शरबत बनाते हैं, तो एक उचित मात्रा में उसमें चीनी डालते हैं। उचित मात्रा में, एक मतलब ऐसा होना चाहिए, एक लेवल टाइप, एक उचित मात्रा में उसमें चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं तो शरबत बनता है। अगर थोड़ा ज्यादा डाल देंगे तो, चाय बनाते हैं तो एक उचित मात्रा में चाय पत्ती डालते हैं, जिससे वो तीखा ना हो। अगर ज्यादा डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। तो वही कहता है कि किसी अर्धचालक में उचित शुद्धि, उचित मतलब जितना उसकी आवश्यकता है, उचित अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इतना इजी डिफिनेशन मिलेगा क्या भाई? इतना इजी डिफिनेशन मिलता है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का कुछ नहीं पढ़े, उसी के लिए है। तो किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है, और ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है कि व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यक्तिकरण जो होता है का निर्माण जो होता है तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है। व्यक्तिकरण का जो निर्माण होता है
वो तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है, सबसे पहला पॉइंट। लेकिन विवर्तन की बात करें मेरे दोस्त, तो विवर्तन के निर्माण जो होता है वो हमारा इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। क्या होता है? इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। तो सिंपल सबसे पहला आपका अंतर जो हुआ कि व्यक्तिकरण के निर्माण तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है, जबकि विवर्तन का निर्माण इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। किसके माध्यम से? इकाइयों के अध्यारोपण के कारण से होता है आपका विवर्तन। और व्यक्तिकरण जो होता है तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है। सबसे पहला अंतर हुआ। सेकेंड अंतर जो होता है, व्यक्तिकरण की संख्या अनंत होती है। जो व्यक्तिकरण होता है उसकी संख्या जो होती है अनंत होती है, जबकि विवर्तन की संख्या 2 या 3 होती है। विवर्तन की संख्या, इसकी संख्या 3 या 4 होती है। तो अंतर क्या है? व्यक्तिकरण की संख्या अनंत होती है, जबकि विवर्तन की संख्या 3 या 4 होती है। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई की तीव्रता समान होती है। याद रखना, व्यक्तिकरण जो यहाँ पे ब्राइंड फ्रिंज होता है, तो ब्राइंड फ्रिंजों की चौड़ाई समान होता है, जबकि विवर्तन में ब्राइंड फ्रिंजों की यहाँ पे तीव्रता समान नहीं होता। तो मतलब दोनों में अंतर जो आपको व्यक्तिकरण विवर्तन में क्या, मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्तिकरण जो होता है वो तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है, जबकि विवर्तन होता है इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। व्यक्तिकरण की संख्या अनंत होती है, इनफिनाइट होती है, जबकि विवर्तन की संख्या 3 या 4 होती है। व्यक्तिकरण जो होता है वो हमारा व्यक्तिकरण जो होता है ब्राइंड फ्रिंजों की तीव्रता जो होती है समान होती है, जबकि विवर्तन में ब्राइंड फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है अलग अलग होती है, असमान होती है, समान नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये दोनों में अंतर हुआ। और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आंसर के साथ लेने के प्रयास कीजिएगा। बहुत प्यारा सा नोट्स बनाया गया आपके लिए, हर साल की तरह इस साल भी। और अगर 90% प्लस करना है बिना पढ़े कम क्वेश्चन से, तो आप बिल्कुल इसको लीजिए और पढ़िए आप। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? 87 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। ये क्वेश्चन 2014 और 2020 के एग्जाम पूछा गया है कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। देखो मेरे दोस्त, प्रेरणिक प्रतिघात की बात करें, बहुत प्यारा सा प्रतिघात। तो प्रतिघात भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए समझिए। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगा होता है, जो भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें कुंडली हो, क्या हो? कुंडली लगा हो। तो ये कहा, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है, उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। समझने की प्रयास करना। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है, उस परिपथ को उस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे प्रतिघात कहा जाता है। फिर से समझिए, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगा हो और उस कुंडली का प्रतिरोध जो होता है उसी को हम प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। और इसका सही मात्रक ओम होता है, याद रखना। और ये क्वेश्चन देखो 2014 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे मित्र, आपसे बता दें कि डेली आपको 7 से 8 8 से 9 क्लासेस चलता है। डेली 7 से 8 8 से 9 क्लास के स्किप नहीं करना है। डेली मैं क्लास दे रहा हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और डेली आपको क्लासेस में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको मेन होता है, मेन मुद्दा पढ़ाई का होता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की गुण को लिखें। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण जो होता है वह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करता है। यह यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को मैं बता देता हूं, वह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करता है। और उसका तीव्रता जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ दुर्बल रूप से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसका तीव्रता ऋणात्मक होता है। 2 पॉइंट आपको लिख दिए प्रतिचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय पूछ रहा है, ये चुंबक द्वारा क्या होता है? दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। भैया, जो प्रतिचुंबकीय होता है दुर्बल तो होता है, लेकिन वो भागता है, प्रतिकर्षित होता है। लेकिन अनुचुंबकीय में क्या होता है? दुर्बल तो होता है लेकिन धीरे धीरे आकर्षित होता है, मतलब पास आता है। तो ये कहा गया, ये चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा? आकर्षित होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है ना? तो याद रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। और याद रखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान धनात्मक होती है। कम धनात्मक मतलब धनात्मक होती है, लेकिन जीरो के करीब होती है, जीरो से तंका ज्यादा होती है, कम धनात्मक होती है। तो याद रखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ये चुंबक के द्वारा क्या होता है? दुर्बल रूप से आकर्षित करता है। और इसमें चुंबकशीलता का मान जो होता है धनात्मक होती है। ये अब इसके लिए 2 पॉइंट था। अनुचुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इस प्रकार से लौह चुंबकीय भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, फैक्ट्स क्या है। ये क्वेश्चन 2010 और 2024 के एग्जाम में पूछा गया। फैक्ट्स क्या है?
देखो फैक्स बेसिकली हमारा जो चैप्टर पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसी का एक टॉपिक है। फैक्स क्या है? देखिए फैक्स का जो पूरा नाम है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। देखो फैक्स का जो पूरा नाम यानी कि फैक्स का पूरा नाम ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। फैक्स का पूरा नाम है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, याद रखना। फैक्स का जो पूरा नाम है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। इसका उपयोग क्या होता है? किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान तक, जैसे आप पीडीएफ लेते हो, आप लोग हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स खरीदिएगा तो आपके पास कैसे भेजेंगे? तो पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे, डॉक्यूमेंट बनाकर, पीडीएफ बनाकर आपके व्हाट्सएप पे डालेंगे। और मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, आप अपने घर पे हैं, और वहां तक आपके व्हाट्सएप के माध्यम से चला जाएगा। वही कहता है कि इसका पूरा नाम, फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफ है। टेलीग्राफी इसका उपयोग किसी भी दस्तावेज, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को दूरस्थ स्थान तक इंटरनेट की सहायता से, दूरस्थ मतलब दूर स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने की क्रिया या भेजने की प्रक्रिया को फैक्स कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो फैक्स का उपयोग क्या करते हैं? फैक्स का उपयोग किसी भी दस्तावेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, व्हाट्सएप या आज डिजिटल जमाना के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैक्स कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है ट्रांसफर का क्रोध पतदार क्यों होता है? भैया जी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका क्रोध जो होता है पतदार क्यों होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में जो भांवर धारा उत्पन्न होता है, देखिए कैसे होता है। देखिए भांवर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार बनाया जाता है। देखिए भाई, तो आपको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बहावर धारा मतलब गोल गोल करंट नाचेगा। जब गोल गोल नाचता है तो क्या, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। उसमें क्या होगा मेरे दोस्त? उसमें भांवर धरा, भांवर मतलब होता है गोल गोल, और गोल गोल नाचने से क्या होगा? वहां पे ऊष्मा का ह्रास होगा, ह्रास मतलब हानि होगा। तो ये कहा गया भांवर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि से बचने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार रखते हैं। फिर से समझना, क्वेश्चन कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोध पतदार क्यों होता है? तो भांवर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार रखा जाता है या बनाया जाता है। भांवर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि अनावश्यक उष्मा भी उत्पन्न करता है, मतलब बेफिजूल उष्मा उत्पन्न करता है, जिससे वो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। अगर बाई द केस सिंपल बात है, अगर हम ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे तो क्या होगा? उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा, जिससे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से खराब भी हो सकता है। इसी वजह से क्रोध को पतदार रखा जाता है। तो ये कहता है कि भांवर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि के अनावश्यक उष्मा भी उत्पन्न करता है, मतलब बेफिजूल उष्मा उत्पन्न करता है, जो ट्रांसफार्मर के फेरों के लिए हानिकारक है। जो ट्रांसफार्मर का जो फेरा होता है उसके लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? उसके लिए हानिकारक होता है मेरे दोस्त। यही आपसे पूछ रहा था। जो सबसे प्यारा, सबसे इजी क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार क्यों रखा जाता है? मेरे मित्र आपको पता है, इससे पहले सभी लेक्चर को मैं बना चुका हूं। आपको आई बटन में ऑप्शन आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और चीज बता दे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना केकेजी क्लासेस का। डेली मैं क्लासेस दे रहा हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्लास करने के प्रयास करना। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि क्लासेस मेन आपका वही है, क्योंकि यह सब यही मेन क्लासेस है मेरे दोस्त। इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखना मेरे दोस्त, और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे दोस्त, और मैं फिर से मिलता हूँ 8 बजे। थैंक यू।